नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। विनीता, प्रेम, गणेश कुमार, आप सभी दोस्तों को राधे राधे नमस्कार। जी हाँ, आज सुबह की क्लास नहीं हुई थी, इसी वजह से आज शाम को आप सब लोगों से मिलना हो रहा है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे पिछले साप्ताहिक करंट अफेयर्स के बारे में। जो महत्वपूर्ण घटनाएं पिछले 7 दिन में घटित हुई है, उन सब का आज आपको रिवीजन करा रहे हैं। उसके बाद हम कल से इस समय या इससे थोड़ा सा बाद में आपके सामने वीडियो एग्जाम को लेकर जो भी करंट अफेयर्स पिछले कुछ महीनों का इम्पोर्टेंट है और जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन वो बात करेंगे आपकी आज्ञा के अनुसार। अगर आप सहमत होंगे सब लोग शाम को, तो शाम को इस वक्त आपके सामने वीडियो एग्जाम को लेकर जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रहता है, उन सब पर आप लोगों से बातचीत करेंगे। जी तेजपाल नमस्कार, राखी पारीक, सभी मेरे दोस्तों को नमस्कार है। जी गणेश कुमार जी, सभी को, रमेश कुमार। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर ही देते हैं। जो बातें आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सभी पर बातचीत शुरू करते हैं। मुझे पता नहीं कि हम सब की लाइफ स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें यह कभी नहीं लिखा होगा कि हमने हार मान ली। आपके जीवन का एक उसूल होना चाहिए, एक जीवन का एक तरीका होना चाहिए, जीवन का एक इथिक्स होना चाहिए, जीवन का एक नैतिक शास्त्र होना चाहिए। उसी के अनुसार जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और उस जीवन की कसौटी का एक सबसे बड़ा पहलू यह है कि किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना। आत्मसमर्पण इस जीवन की सबसे बड़ी क्या है? आत्मसमर्पण जीवन का सबसे बड़ा कायरता का प्रतीक माना जाता है, आत्मसमर्पण। तो हमें आत्मसमर्पण नहीं करना। तो मुझे पता नहीं कि हम सब की लाइफ स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें यह कभी नहीं लिखा होगा कि हमने क्या मान ली, हार मान ली। इस बात को जरूर जीवन में अपनाएं। इसके बाद इसी प्रकार की कुछ पंक्तियां आपके सामने और लिखिए। कहती है मुझे जिंदगी कि मैं आदतें बदल लूं, बहुत चला मैं लोगों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ तो चल लूं, हमेशा खुद के साथ कुछ बातें तो कर लूं। ऐसा आप सबको ध्यान रखना है कि खुद के साथ समय बिताएं, लोगों की बजाय ज्यादा बेहतर होगा। सर जी, मैं रेगुलर स्टूडेंट हूं। जी हाँ, आप सभी दोस्तों को नमस्कार है। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। और जीवन में जब तक हम अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक जीवन में ऐसा लगातार चलता रहेगा। जी बजरंग जी, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। ग्रेनाइट सिटी से सभी सिटी से नमस्कार। चलिए जरा बात करते हैं। समय का अभाव आप लोग बता रहे हैं, तो अभी पहले सवाल पर सीधा आप लोगों के सामने बातचीत में रखने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जरा बताइएगा क्या है इसका सही जवाब। करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये सारे सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आज तक जितना आपको कराया जा रहा है सुबह की क्लास का, वो वीडियो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कल शाम से आपका रिवीजन इस क्लास में हम लोग करेंगे। पिछले काफी दिनों का करंट अफेयर्स, 3-4 महीने का आपका जो भी इंपॉर्टेंट बातें वो आपके सामने रख देंगे। तो राम राम सभी को। पहला सवाल है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? आपको यह बताना है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? रोहित जैन को, मोहित जैन को, कमल जैन को, सुरेश जैन को? आप बताइए। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अभी हाल ही में अध्यक्ष इसमें से किसे बनाया गया है? ठीक है। हाँ जी मनीष कुमार जी, रोजाना नहीं होगी, सुबह की क्लास यथावत आपकी रहेगी, लेकिन ये शाम की आपके लिए स्पेशल क्लास जो कुछ वक्त वीडियो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग लगा रहे हैं। तो चलिए, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी जो है, जितने भी न्यूज़पेपर इंडिया में प्रकाशित होते हैं, जिसको लेकर के अलग अलग सोसाइटियां बनी है, लेकिन इंडियन न्यूज़पेपर जो सोसाइटी एक बनी है, उसका रोहित जैन को, मोहित जैन को, कमल जैन को या सुरेश जैन को, इसमें से ध्यान रखिएगा मोहित जैन जो है, इनको अभी हाल ही में क्या किया गया? इंडियन न्यूज़पेपर जो सोसाइटी है उसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ जी, चलिए जरा अगला सवाल आपके सामने। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसने रुपे डेबिट कार्ड, और रुपे डेबिट कार्ड है, आप लोगों को पता है कई देशों में मोदी जी इस पहचान को लेकर भी गए हैं। इसके अलावा भीम यूपीआई से लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। यह कितनी राशि तक के ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देगी?
यानी दो पहल है, एक रुपे डेबिट कार्ड है और एक भीम यूपीआई है। इससे लेन देन को बढ़ावा देने के लिए मंत्री परिषद जो हमारा है, हाँ जी, राजस्थान पुलिस, राजस्थान में होने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसको मंजूरी प्रदान की है। इस प्रोत्साहन योजना के तहत रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों को कितने रुपए तक का इस प्रकार का प्रोत्साहन पैकेज दिया जा रहा है, उसमें वो कितने रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा जरा देखो, 5,000 रुपए तक की राशि नहीं, 7,000 तक की नहीं, 10,000 तक की नहीं, 2,000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन जो राशि है वो इसमें क्या की जा सकती है, ट्रांसफर की जा सकती है। यानी जो लोग कम छोटा ट्रांजैक्शन करते हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने इस प्रकार का प्रयास किया है। जैसे जिनके पास लेन देन की मात्रा कम होती है, 500 रुपए है, 1,000 रुपए है, 2,000 रुपए है, 1,500 रुपए, यहां तक का जो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं उनको भी डिजिटल इंडिया के माध्यम से जोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है, सरकार ने एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है और इस योजना में 2,000 रुपए तक की राशि का क्या किया जा सकता है, ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, यह ध्यान रखना है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल है, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म हैकाथॉन लॉजिस्टिक्स लॉन्च किया है। इस हैकाथॉन का आयोजन कौन कर रहा है, आपको यह बताना है, हैकाथॉन का आयोजन कौन कर रहा है। देखिए इतने आसान सवाल आजकल करंट अफेयर से सीधे नहीं आते हैं, बहुत चर्चित खबर होती है वो आते हैं, लेकिन उसमें भी 3-4 सवाल बड़े हार्ड आते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए सब तरीके के सवाल आपके सामने लेकर आए हैं। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक केंद्र सरकार के विभाग का नाम है, उद्योग आंतरिक व्यापार एवं संवर्धन विभाग है। इसने यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म हैकाथॉन, जिसको शॉर्ट में आप लॉजिस्टिक कह सकते हो, इसका आयोजन इन्होंने किया है। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि ये बात तो ठीक है, इस प्रकार के हैकाथॉन का आयोजन हो रहा है, किसके द्वारा वो किया जा रहा है, उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के प्रयास से। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण क्षमता किसकी है, ठीक है, यहां पर महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है, नीति आयोग का रहा है या अटल इनोवेशन का रहा है या ए व बी दोनों का रहा है, इनमें से किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में। तो इसमें नीति आयोग एक संस्था है जिसमें आप लोगों को पता है इसके अध्यक्ष जो हैं वो हमारे भारत के क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इस तरीके के आसान सवाल भी पेपर में आते हैं। प्लस इसके उपाध्यक्ष का नाम आप फटाफट बता दीजिएगा। इसके बाद आप लोग इसके सीईओ का नाम भी बता दीजिएगा। प्लस इसके ये तो है, यहां बताना आपको वर्तमान सीईओ कौन है, प्लस फर्स्ट सीईओ इसके कौन रहे हैं, ये भी आपको जवाब दे देना चाहिए। इसका सही जवाब जो है एक अटल इनोवेशंस जो है, अटल क्या है, इनोवेशंस जो है वो भी ध्यान रखना है। और नीति आयोग जो है, ठीक है, नीति आयोग एक थिंक टैंक तक संस्था की तरह क्या करती है, काम करती है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया था, सोवियत संघ जो है उस सोवियत संघ की तर्ज पर ही अटल बिहारी वाजपेयी से पहले, आपने बहुत पहले, जवाहरलाल नेहरू जब सोवियत संघ रूस के दौरे पर गए थे, वहां इस प्रकार का कंसेप्ट काम कर रहा था। उस कंसेप्ट को लेकर आए कहां पर, यहां आपके सामने हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में लाकर उस कंसेप्ट को यहां यूज किया और उसके जगह योजना आयोग लेकर आए। लेकिन मोदी सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर क्या कर दिया, नीति आयोग यहां पर लिख दिया है। तो चलिए अब इसका सही जवाब देते हैं, ठीक है। मूलाराम जी, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, आपको जो पेपर मिलेगा उसी से जानकारी मिलेगी, बाहर किसी के पास अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। ए व बी इसका सही जवाब होगा। दोनों ने मिलकर, देखो 3 संस्थाएं हो गई इसमें, एक तो क्या हो गया, अटल इनोवेशंस जो है वो शामिल हो गया, दूसरे इसमें नीति आयोग जो है वो संस्था हो गई, तीसरा इसमें उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो है वो विभाग इसमें क्या करेगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इन सब बातों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि कौन कौन सी बातें इसके सामने सही आएगी। तो पहला आपके सामने नीति आयोग, दूसरा अटल इनोवेशन, इन दोनों ने मिलकर इस लॉजिस्टिक नाम से एक हैकाथॉन का क्या किया है, आयोजन किया है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदगपेलजी खोरले ऑर्डर ऑफ द ट्रक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब मेरे मित्रों देखिए, यहां ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है वापस, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को विभिन्न देशों ने अभी हाल ही में पुरस्कृत किया है।
वर्ष 2016 से लेकर के 2021 तक कई पुरस्कारों से उसे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान उस देश का है, उस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया है, आपको नाम बताना है। पुरस्कार का नाम आपको पता है, नगदग पेलजी खोरले यानी ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्लासपो पुरस्कार इसे कह सकते हो, यानी किंग ऑफ ड्रैगन इसे कहते हैं। क्या है? ठीक है, हाँ जी कमल जी पूरी लगाएंगे, कल शाम से आपको क्लास मिल जाएगी। एक क्लास में पूरा संभव नहीं है वीडियो का पूरा करवाना, करंट अफेयर्स 2 या 3 क्लास में आपका पूरा मिल जाएगा आपको। यहां पर इसको कहा जाता है ग्लासपो पुरस्कार का मतलब द ट्रंक ऑफ ग्लासपो का किंग ऑफ ड्रैगन इसे कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? किंग ऑफ ड्रैगन जो है वो इसे कह सकते हैं। ये भूटान हमारा पड़ोसी देश है, उस भूटान देश ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान वो देने की क्या की है? घोषणा की है। अब देखो 2016 से लेकर अब तक विभिन्न देशों ने मोदी जी को सम्मानित किया। 2016 में, उसके बाद 2018 में, उसके बाद 2019 में, उसके बाद 2020 में और अभी चल रहा है 2021। जरा सुन लो कौन कौन से देश ने इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से क्या किया है? सम्मानित किया है। पहला आपके सामने 2016 में सऊदी अरब जो देश है, सऊदी अरब देश और इसके साथ साथ अफगानिस्तान, इन दोनों देशों ने, अफगानिस्तान, इन दोनों देशों ने क्या किया है? 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से क्या किया? सम्मानित किया। इसके बाद 2018 का वर्ष आया। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी को सियोल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है। क्या? सियोल शांति पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। सियोल शांति पुरस्कार से इन्हें क्या किया जा चुका है? सम्मानित किया जा चुका है। प्लस 2018 में ही यूएनओ ने इन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से क्या किया? चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया। वो अर्थ पृथ्वी वाला अर्थ है, ध्यान रखना है। इसके अलावा 2019 में रूस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया। इसके बाद वर्ष 2020 में अमेरिका ने, कौन से देश ने? अमेरिका ने इन्हें लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया। किस पुरस्कार से? लीजन ऑफ मेरिट, लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया। प्लस 2021 का वर्ष आया तो इन्हें ग्लोबल एनर्जी अवार्ड, ग्लोबल एनर्जी एंड इनोवेशन लीडरशिप अवार्ड एंड इनोवेशन लीडरशिप अवार्ड से भी क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो मैंने सारी बातें आपके सामने रख दी है, जरा एक बार फिर सुन लीजिएगा। ठीक है, 2016 में सऊदी अरब और अफगानिस्तान दोनों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद 2018 में इन्हें सियोल शांति पुरस्कार और चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2019 में रूस ने अपने नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। 2020 में अमेरिका ने इन्हें लीजन ऑफ द मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया। अभी 2021 के वर्ष में इन्हें ग्लोबल एनर्जी एंड इनोवेशन पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। प्लस अभी भूटान देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ट्रंक ग्लासपो पुरस्कार या किंग ऑफ ड्रैगन इसे कह सकते हैं, इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया। हाँ, 2019 में बहरीन का हमाद ऑर्डर भी इन्हें दिया जा चुका है। बहरीन का पुरस्कार भी इनको, कई देशों ने इनको सम्मानित किया है। तो कुछ बातें मैंने रखी है। अभी अपना एक सबसे अच्छा पड़ोसी देश माना जा सकता है, जिसके साथ हमारे किसी भी प्रकार के क्या नहीं है, मतभेद नहीं है, हमेशा से भारत का समर्थक रहा है। लेकिन चाइना अपनी प्रसार नीति के तहत इस भूटान को भी अपने कब्जे में करना चाहता है। इसके बाद बांग्लादेश है। बांग्लादेश ने अभी हाल ही में अपना 50वां जो स्थापना दिवस है वो क्या किया है? मनाया, यानी भारत और बांग्लादेश ने मिलकर अभी विजय दिवस जो है वो विजय दिवस मनाया है। श्रीलंका भी पड़ोसी देश है, लेकिन श्रीलंका का जो हम्बन टोटर बंदरगाह है उस बंदरगाह को 100 साल के लीज पर चाइना ने ले रखा है। हालांकि भारत भी उस के नजदीक, यानी ऊपर वाला जो तमिल बहुल इलाका है जहां सिंहलियों की संख्या ज्यादा रहती है, वहां पर भी भारत प्रयास कर रहा है कि वहां पर इस प्रकार की 100 बस्तियां या 100 गांव जो है वो भारत बसा रहा है चाइना की उस पॉलिसी के खिलाफ। इसके बाद बच गया नेपाल। नेपाल के साथ कभी कभार चाइना के कारण ही हमारे विवाद होते हैं, लेकिन ज्यादा विवाद यहां पर होते नहीं है।
एक काला पानी विवाद जो है, काला पानी क्षेत्र, काली नदी का जो बहाव क्षेत्र है उत्तराखंड के इलाके से आती है, जिसको आगे चलकर हम लोग सरयू नदी के नाम से जानते हैं, जिसके किनारे पे क्या है, यहां पर आपको पता है कि सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या बसी हुई है। जिस नदी को हम भारत में अयोध्या बसा हुआ है, सरयू नदी जिसको अपन जानते हैं, वही नदी जब आती है नेपाल से, उसे किस नाम से जाना जाता है, काली नदी के नाम से जाना जाता है। उसी के बहाव क्षेत्र में एक दलदली क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम काला पानी है, जो भारत और नेपाल के बीच में कई बार क्या हो जाता है, विवाद का विषय बन जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए जरा बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने क्या है, जरा देखो। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको ध्यान से समझिएगा। पूरा सवाल मैंने एक ही में कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए देखिए, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा क्या किया गया है, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक का नाम भी याद होना चाहिए आपको, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक जारी किया गया है। इसके संबंध में आपको सत्य कथन बताना है, कौन सा है। यह रिपोर्ट आने के बाद बिहार राज्य, पश्चिमी बंगाल जैसे राज्य जो हैं उनके केंद्र पर कटाक्ष आने लग गए। जहां बिहार सरकार में बीजेपी की पार्टी के साथ गठबंधन सरकार चल रही है, वहां पर भी कटाक्ष आने लगे। ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में जिसके बाद केंद्र सरकार कई जगह घिरती नजर आई, जहां ममता दीदी ने इनके खिलाफ क्या किया, कमेंटबाजी शुरू कर दी। तो वो कारण क्या है, जरा देखो। पहली बात तो ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की गई है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जो है उसके द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया या जारी किया गया। इसके अध्यक्ष जो हैं आर्थिक सलाहकार परिषद के, वो विवेक देब्रॉय हैं। आपको पता होगा कौन है, विवेक देब्रॉय हैं। अगर आपसे पूछा जाए विवेक देब्रॉय, इनका नाम याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भैया प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार जो परिषद है, उस आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो आपको जवाब देना है विवेक देब्रॉय इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। इसके बाद इसने कौन सी रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रकाशित की है, दिसंबर 2021 में, तो वो रिपोर्ट है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक 2021 नाम से इस रिपोर्ट को इन्होंने प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट में 10 साल तक के बच्चों की शिक्षा का स्तर पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में क्या है, यानी 10 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना, उन 10 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था का ढांचा कैसा है देश में, उस शिक्षा व्यवस्था को लेकर यह रिपोर्ट क्या की गई है, प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में अब आपको पहला सवाल यहां मिल रहा है, 4 राज्यों की कैटेगरी बनाई है, बड़े राज्य की कैटेगरी, फिर छोटे राज्य की कैटेगरी, फिर इसमें केंद्र शासित प्रदेश, फिर उसके बाद उत्तर पूर्वी राज्य या हिमालयी राज्य अपन कह सकते हैं, पूर्वी राज्य इसको अपन कह सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो इस बात को सुनते हुए हमें क्या करना है कि इन 4 कैटेगरियों में विभाजित राज्यों में 2-2 भाग किए गए हैं। एक तो सर्वश्रेष्ठ स्थान वाला, एक निम्नतम, यानी सबसे अच्छी बड़े राज्यों की कैटेगरी में शिक्षा व्यवस्था कहां पर है, एक सबसे खराब कहां है, सबसे अच्छी कहां है, सबसे खराब कहां है, सबसे अच्छी कहां है, सबसे खराब कहां है, सबसे अच्छी, सबसे खराब। ऐसे आपको मैंने ऑप्शन दिए हैं। पहला, बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसका है, पश्चिमी बंगाल का है। और ये जो निम्न स्थान है ये किसका है, यहां पर लिखा नहीं गया होगा शायद, यहां निम्न स्थान बिहार का है, ये ध्यान रखना है। किसका है, बिहार का है। बड़े राज्यों की कैटेगरी में सबसे अच्छा स्थान किसका रहा है, पश्चिमी बंगाल का है। 0 से 10 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें पूरे देश में, अभी केंद्र सरकार के आर्थिक सलाहकार परिषद जो प्रधानमंत्री के, उसकी जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, उसमें सबसे अच्छा राज्य जो रहा है वो पश्चिमी बंगाल का रहा है। उसके बाद सबसे खराब जो है वो बिहार रहा है। अगर छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान जो है वो केरल का रहा है, और सबसे खराब स्थान यानी निचला स्थान जो है वो झारखंड का रहा। इनको कैटेगरी वाइज लिखकर आप याद करिएगा, जल्दी याद हो जाएंगी। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो शीर्ष स्थान लक्षद्वीप का है, और निम्नतम जो स्थान है वो लद्दाख का है। किसका है, लद्दाख का सबसे खराब प्रदर्शन इसमें रहा है। इसके बाद उत्तर पूर्वी राज्यों की अगर बात की जाए तो इसमें शीर्ष स्थान जो है वो मिजोरम का है, और निम्न स्थान जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है, अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश, उस अरुणाचल प्रदेश का इसमें सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। तो इसका सही जवाब है कि आपसे पूछा है सत्य कौन सा है, तो सारे कथन मैंने आपको सत्य लिख कर दिए, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आगामी परीक्षाओं के लिए। तो इसको मैं क्या कर देता हूं, 5 स्टार मार्क कर देता हूं।
जिस पर 5 स्टार है इसकी प्रबल संभावनाएं रहती है परीक्षा में आने की, जिसकी 3 स्टार है उसकी थोड़ी कम, 2 स्टार और कम, 1 स्टार वाले की और कम है। तो ठीक इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा पश्चिमी बंगाल, बड़े राज्यों में सबसे कम बिहार, जो आपके छोटे राज्य उसमें केरल सबसे अच्छा, झारखंड सबसे खराब, फिर यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप सबसे ठीक है और लद्दाख सबसे खराब प्रदर्शन। इसके बाद हम बात करें कि इसकी उत्तर पूर्वी राज्यों की, उत्तर पूर्वी राज्यों में शीर्ष स्थान है वो मिजोरम का है और सबसे खराब स्थान जो है वो किसका है, ठीक है, यहां पर अरुणाचल प्रदेश का है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला किया है, इसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है, इसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है, ठीक है। हाँ जी, नहीं ली आज सुबह की क्लास, अभी शाम को हो रही है सुबह वाली क्लास, इसी वजह से। तो चलिए बताइए आपके सामने क्या है ये त्रिभाषी भूमि पासबुक क्या है। 3 भाषाओं में यहाँ की जो भूमि है उसका डाटा तैयार किया जाएगा, ठीक है। भूमि पासबुक का मतलब यही है, वहां के स्थानीय निवासियों की जो भूमि है उसका पूरा मूल्यांकन अब क्या किया जाएगा, त्रिभाषा भूमि पासबुक के तौर पर किया जाएगा। यानी 3 भाषाओं में इस पुस्तक को अब तैयार किया जाएगा। उसमें कौन सी भाषा है और कौन सी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। पहली है हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है या डोगरी है। मैंने पूछा है कौन सी नहीं है। त्रिभाषा में 3 भाषाओं में इसे तैयार किया जाएगा। कौन कौन सी में, देखो, उर्दू में इसे तैयार किया जाएगा, इसके अलावा इसे अंग्रेजी में तैयार किया जाएगा और इसके अलावा एक ऑप्शन ध्यान रखना, हिंदी में भी इसे तैयार किया जाएगा। 3 भाषा जो है, हिंदी है, उर्दू है और अंग्रेजी है, इन 3 भाषाओं में तो इसे तैयार किया जाएगा, लेकिन इसे डोगरी भाषा में तैयार नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो त्रिभाषा पासबुक जो है जम्मू कश्मीर की, वो कौन कौन सी भाषाओं में तैयार होगी, तो यह जो है वो हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, इन 3 भाषाओं में इसे क्या की जाएगी, तैयार की जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अगला है 15 दिसंबर 2021 को 8वें हिंद महासागर संवाद का आयोजन किसके प्रयास से किया गया। देखिए, हिंद महासागरीय जो संवाद है, डायलॉग जिसको अपन कहते हैं, 8वें हिंद महासागरीय संवाद का आयोजन 15 दिसंबर 2021 को किया गया। तो आपको बताना है ये किसके प्रयास से संभव हुआ। विदेश मंत्रालय, भारतीय विश्व मामलों की परिषद, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और उपरोक्त सभी। तो विदेश मंत्रालय में एस जयशंकर, आपने नाम सुना है, एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके प्रयासों से, प्लस भारतीय विश्व मामलों की एक परिषद बना रखी है, उस परिषद के, और हिंद महासागर एक रिम एसोसिएशन है जिसमें कई देश मिलकर भाग लेते हैं, उन सब के प्रयासों से इसका क्या किया गया है, तो इसको आयोजित किया गया है। तो हाल ही में 15 दिसंबर 2021 को 8वें हिंद महासागरीय डायलॉग की बातचीत हुई, उसमें इन तीनों के प्रयासों से इसे आयोजित किया गया। तो इसका डी जवाब जो है वो आपका क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट जरा अगला सवाल देखिएगा। हाल ही में नासा ने सूर्य को स्पर्श किए जाने की बात कही है, इसके लिए उनका कौन सा मिशन था। यानी ये सूर्य है, तो सूर्य को अभी हाल ही में टच करने की यानी स्पर्श करने की बात किसने कही है, तो अमेरिका की श्रेष्ठ एजेंसी जो है वो है नासा। उस नासा ने इसकी पुष्टि की है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो क्या है, इसरो है। जापान की जो है वो क्या है, जाक्सा है। और एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम क्या है, स्पेस एक्स है। इस स्पेस एक्स के मालिक जो है वो एलन मस्क है, ध्यान रखना है, क्या है, एलन मस्क है। इन्हीं की कंपनी है जिसका नाम क्या है, टेस्ला है। एलन मस्क जो है वो इसी वर्ष 2021 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें दिया जा रहा है। यानी टाइम मैगजीन जो पत्रिका, उसके फ्रंट पेज पर इनकी फोटो आने वाली है, ये आप लोग याद रखोगे। तो इसका सही जवाब क्या है, नासा की जो स्पर्श करने वाली सूर्य की, इस सूर्य की सतह को स्पर्श करने वाला जो मिशन है उसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब मिशन, जो है प्रोक्स नहीं है, प्रोब मिशन है ये, ठीक है। पार्कर सोलर प्रोब मिशन जो है, इस मिशन के तहत इन्होंने इसको पूरा किया है। यानी सूर्य की सतह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा चलाया गया एक अभियान जो है उसी का नाम सोलर प्रोब मिशन है। इस सोलर प्रोब मिशन के तहत इन्होंने ऐसा किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात। हाँ जी, एलन मस्क टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड, इंपोर्टेंट सवाल बनेगा यहां से। अगला सवाल देखिए,
सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? आपने अर्धचालक का नाम सुना होगा। किसका नाम? अर्धचालक का नाम। देखिए, तीन प्रकार की इनकी प्रकृतियां होती है। एक होता है चालक, ठीक है, एक अर्धचालक और एक होता है कुचालक, ठीक है, कुचालक। आप लोगों ने सिलिकॉन का नाम सुना होगा। सिलिकॉन का नाम भी बहुत सारे सुने। आजकल की जितनी भी चिप बनी हुई आ रही है वो सिलिकॉन की बनी हुई आ रही है। इसके अलावा आपने चांदी का नाम सुना है। चांदी के अलावा जो सिल्वर है उसका भी नाम आपने सुना है। ये सब जो है वो चालक की तरह काम करते हैं। अर्धचालक की भूमिका में मुख्यतः सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। कुचालक में आपकी जैसे लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी के अलावा जैसे प्लास्टिक है, ये सब जो है वो कुचालक की भूमिका में आते हैं। तो अभी हाल ही में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए यानी अर्धचालकों के निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? आपको यह बताना है किस देश के साथ समझौता किया है भारत ने अभी हाल ही में। तो इसका सही जवाब जो है वो कनाडा नहीं है भैया, ठीक है। कनाडा जो है वो उत्तरी अमेरिका का देश है। क्या है? उत्तरी अमेरिका का एक क्या है? उत्तरी अमेरिका का देश है। ये अमेरिका भी किसका उपनिवेश रहा है? तो ध्यान रखना, ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। ब्रिटेन का क्या रहा है? उपनिवेश रहा है। जिस समय उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद या उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का बोलबाला था। साम्राज्यवाद का क्या था? बोलबाला था। उस समय उत्तरी अमेरिका और अमेरिका का पूरा इलाका जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। उसके बाद एक नया कंसेप्ट आया जिसे कहा जाता है नव साम्राज्यवाद। क्या कहा जाता है? नव साम्राज्यवाद जो है। इन सब में फर्क सिर्फ इनके उद्देश्यों का है, बाकी कोई फर्क नहीं है इन सब में। बात सीधी सी है, जहां पर यह साम्राज्यवाद और उपनिवेशवादों की स्थापना होती वहां के नागरिकों का हमेशा शोषण ही होता था। तो ये सब बातें भी करेंगे कभी जब बाकी बात करेंगे। तो यूएसए और यूएई सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब क्या है? ताइवान है। ताइवान जो है इसके साथ भारत सरकार ने अभी हाल ही में क्या किया है? समझौता किया है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? हाल ही में सिलिकॉन वैली स्थित द इंड्स एंटरप्रेन्योर्स द्वारा किस भारतीय बिजनेसमैन को बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है? यह भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये 3 स्टार सवाल है, यहां से भी सवाल बनने की संभावना है। हाल ही में सिलिकॉन वैली में स्थित द इंड्स एंटरप्रेन्योर्स द्वारा किस भारतीय बिजनेसमैन को बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित उसे किया गया है? उसका नाम बताना है। अनिल अंबानी को सम्मानित किया गया है, या मुकेश अंबानी को, या केएम बिरला को, या फिर गौतम अडानी को, या फिर महेश मित्तल को? इनमें से किसको अभी हाल ही में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ये जरूर देखना है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका है कुमार मंगलम जो बिड़ला है। क्या है? कुमार मंगलम बिड़ला। कुमार मंगलम बिड़ला जो है, इनको अभी हाल ही में इस पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। यानी बिजनेस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की वजह से सिलिकॉन वैली में आयोजित एक कार्यक्रम में इन्हें जो है वो यह अवार्ड दिया गया। कौन सा? एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, यानी ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो कुमार मंगलम बिड़ला को यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए अब जरा बात करते हैं आगे। अब फटाफट जवाब देना, क्योंकि इससे आगे जितने भी सवाल आ रहे हैं वो सब आपको पहले पढ़ाए हुए हैं। यहां 10 सवाल जो थे वो नए थे, एकदम लेटेस्ट सवाल थे, वो आपको पहले नहीं पढ़ाए गए। इसका जवाब दो। हाल ही में कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह लाइन आपकी परीक्षा की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बनने वाली है आने वाले समय में। कोलकाता यानी पश्चिमी बंगाल की जो दुर्गा पूजा होती है, जहां बड़े बड़े पंडाल लगते हैं और वहां पर हमेशा इस दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इसे शामिल किया गया है। किस वर्ष किया गया ये पूछा जाए तो 2021, और वो भी दिसंबर में इसे शामिल किया गया है। लेकिन मैंने सवाल इसका बनाया नहीं, ये तो आपको पूरा मैंने लिखकर दे दिया। मैंने आपसे पूछा है इससे पहले छऊ नृत्य को कब शामिल किया गया था, यानी एक छऊ नृत्य है, उस नृत्य को इससे पहले सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया था यूनेस्को की। तो आपको बताना है उसको कब शामिल किया गया था। 2017 में नहीं, 2018 में भी नहीं, 19 में भी नहीं, इसको 20 में शामिल किया गया। ध्यान रखना,
छऊ नृत्य जो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में यूनेस्को की, उसमें कब शामिल किया गया था? तो 2000। इसका जवाब आपका 2020 होगा। और आपसे दुर्गा पूजा के बारे में कोई पूछे तो आपको जवाब देना वर्ष 2021 में इसे शामिल किया गया। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है। अब तक देश के कुल कितने भारतीय तत्वों को, तत्वों का मतलब कितनी ऐसी चीजें हैं भारतीय जिनको यूनेस्को की विश्व विरासत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है? मैंने कुल के बारे में नहीं पूछा है, आप गलती से वो जवाब ना दे दें, ठीक है, ये ध्यान रखना। कुल स्थान नहीं पूछे, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा है कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कितने स्थान जो है वो भारत के शामिल है, ये बता दो। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में टोटल कितने, ये मत बताइएगा। तो आपका सही जवाब यहां क्या होगा वो बताइए। 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा या 14 होगा? तो इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा? 14 होगा। अब टोटल 14 अमूर्त स्थान जो है वो इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। चलिए अगली बात करते हैं। 16 दिसंबर को भारत व बांग्लादेश के विजय दिवस मनाया गया। 2021 में इस दिन बांग्लादेश ने अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई? मैंने कहा था 16 दिसंबर जो है, 3 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक जो है वो पाकिस्तान के साथ भारतीय सेना जो है वो लगातार लड़ती रही। और आपको पता है 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण हमने करवाया था, लेकिन शिमला समझौते के बदले इनको क्या करना पड़ा? हमें छोड़ना पड़ा बाद में। तो ये जो 3 से 16 तारीख तक युद्ध चला, इस 16 तारीख को उन्होंने आत्मसमर्पण किया। इसी दिन हम लोग क्या करते हैं? विजय दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। और बांग्लादेश अपना स्थापना दिवस इस दिन मनाती है। अभी हाल ही में इसके 50 वर्ष क्या हो चुके हैं? पूर्ण हो चुके हैं। और भारत के जो राष्ट्रपति जी हैं, भारत के राष्ट्रपति जी जो हैं वो अभी हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका इस विजय दिवस के उपलक्ष्य पर शामिल होने ढाका गए। और वहां जाकर जो बंगबंधु हैं, बंगबंधु कौन है? बंगबंधु आपको पता है, बंगबंधु वर्तमान की वहां की शेख हसीना जो प्रधानमंत्री है, उसके पिताजी जो मुजीबुर रहमान है, उस मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी इस समय जो यहाँ के आतंकवादी थे उनके द्वारा। तो पूरे परिवार में सिर्फ शेख हसीना बची, वो भी इसलिए कि वो उस देश में नहीं थी उस वक्त, वो ब्रिटेन में उस वक्त थी। तो इस वजह से वहां बंगबंधु म्यूजियम का भी किसने दौरा किया? भारतीय राष्ट्रपति जी ने दौरा किया। तो अभी हाल ही में इसकी 50वीं वर्षगांठ जो है वो क्या की गई? मनाई गई। जी चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना किसके द्वारा आरंभ की गई? भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना किसके द्वारा आरंभ की गई? तो इसमें कंपनियां दे रखी है आपको, HPCL, ONGC, NTPC और BPCL। तो ध्यान रखना, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। आने वाला भविष्य ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करेगा? हाइड्रोजन का। और अभी हाल ही में भारत का पहला जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना जो NTPC के सहयोग से, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के सहयोग से भारत में क्या की जा रही है? लगाई जा रही है। अगला सवाल रिपीट करिए मेरे दोस्तों, क्या है? 15 दिसंबर 2021 को भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? ये बात आप लोगों को मैंने पढ़ा दी थी कि इनका जन्म जो है वो गुजरात में हुआ था, लेकिन देश के एकीकरण में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसीलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। जिस प्रकार जर्मनी में बिस्मार्क ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, ठीक उसी प्रकार भारत में भी VP मेनन और किसके सहयोग से? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से इसका क्या किया गया? भारत का एकीकरण किया गया। मैंने उन रियासतों के नाम भी आप लोगों को बताए थे जिन रियासतों के एकीकरण में बहुत सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी। वो रियासतें आपकी त्रावणकोर रियासत जिसने सबसे पहले बगावत के सुर निकाले थे, उसके बाद आपका हैदराबाद रियासत है, भोपाल रियासत है, राजस्थान में जोधपुर रियासत है, राजस्थान की जैसलमेर रियासत है, ठीक है, ये सारी रियासतें वो है, हैदराबाद रियासत है, भोपाल रियासत है, ये सब वो थे जो कहीं ना कहीं भारत से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी, या कुछ रियासतें पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी, लेकिन किसके सूझबूझ के प्रयासों से? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने कहने से माना उनको कहने से, और जिन्होंने कहने से नहीं माना उनको सैनिक कार्यवाही से क्या किया गया? भारत में विलय किया गया। और भारत का वर्तमान स्वरूप जिनके प्रयासों से सामने आया उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था। तो उनकी अभी हाल ही में पुण्यतिथि मनाई गई। तो आपको ध्यान रखना है अभी हाल ही में इनकी कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये ध्यान रखिएगा 71वीं पुण्यतिथि इनकी मनाई गई है अभी हाल ही में। और इनके नाम पर
बातें ध्यान रखना। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ क्या है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है कहां पर, गुजरात के केवड़िया में बना हुआ है। जो सरदार सरोवर डैम, आप सरदार सरोवर डैम है, सरदार सरोवर डैम है, उस सरदार सरोवर डैम के पास में बनी हुई है। 182 मीटर ऊंची जो प्रतिमा है चीन के बुद्ध की मूर्ति है। और जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका का, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है उससे भी अधिक ऊंची है। और चाइना की जो बुद्ध की मूर्ति है इससे भी क्या है, ऊंची है। तो आपको ध्यान रखना है। देखो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात में है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो अमेरिका में है, और स्टेच्यू ऑफ पीस जो है वो कहां पर है, राजस्थान के पाली में। ध्यान रखना कहां पर है, राजस्थान के पाली जिले में स्थापित किया जा चुका है। और उसका उद्घाटन भी भारत के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन भी मोदी ने किया, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। और मैंने ये भी बताया आपको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो संघाई सहयोग संगठन के जितने 8 अजूबे हैं उन 8 अजूबों में शामिल है। और आने वाले समय में इसको भी कभी न कभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा, ये आप लोग देखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से परस्पर कानूनी सहायता के लिए संधि की है? भारत ने एक देश है जिसके लिए लॉ के मामले में सहायता के लिए क्या किया है, एक समझौता ज्ञापन किया है। उस देश का नाम बताना है। यह एक यूरोपीय देश है मेरे दोस्तों, जिसका नाम आपको बताना है। यूरोप का देश है, प्लस आपने बाल्टिक सागर का नाम सुना होगा। बाल्टिक सागर के साथ इसकी सीमा क्या होती है, साझा होती है। इधर आप लोगों का डेनमार्क है और डेनमार्क से इधर आपका उत्तरी सागर है। क्या है, यहां पर आपका उत्तरी सागर है, इधर आपका बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली डेनमार्क देश के जमीनी भूमि को काट कर बनाई गई एक नहर है जिसका नाम क्या है, कील नहर है। क्या है, कील नहर है। इस बाल्टिक सागर से जिस देश की सीमा साझा होती है उस देश के साथ भारत ने क्या किया है, अभी समझौता किया है। उस देश का आपको नाम बताना है। तो आप एकदम सही समझ पा रहे हैं, आपको हिंट देते ही आपने सही जवाब दिया। उसका नाम क्या है, पोलैंड है। पोलैंड देश के साथ भारत ने अभी इस मामले में क्या किए हैं, तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला सवाल, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का प्रस्ताव किया है? देखिए भाई, विरोधाभासी मामला है। जहां एक तरफ राजस्थान जो है, राजस्थान में ऐसा मामला है कि उम्र कम करो भैया, ठीक है, बाल विवाह अगर कोई करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन किया जाए। यानी ऐसा कहा गया कि राजस्थान में तो बाल विवाह का अब रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं केंद्र सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल या केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है उसके द्वारा अब यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि भैया महिलाओं की जो उम्र है, लड़कियों की जो उम्र है वो बढ़ाओ शादी करने की। 18 साल से बढ़ाकर उसको कितना करो, 18 से कितना कर दो भैया, 21 वर्ष कर दो। यानी अब छोरा भी 21 रहा और छोरी भी कितनी, 21 रही। दोनों की उम्र बढ़ाकर क्या कर दो, दोनों की बराबर कर दो। यानी लड़का और लड़की दोनों समान, तभी शादी हो सफल। तो ये 21 करने का क्या किया है, फैसला किया है। होगी या नहीं होगी ये भविष्य में, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपना प्रस्ताव पास कर दिया है। अब जल्दी इसको कानून के रूप में भी दिया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया गया है? देखिए भैया, एक हमारी थल सेना है, एक जल सेना है, एक वायु सेना है। हमारे पहले सीडीएस थे विपिन रावत साहब, जिनका अभी एक दुर्घटना में कुन्नूर के तमिलनाडु में, यानी कुन्नूर जो है, कुन्नूर वहां तमिलनाडु में उनका क्या हो गया, आकस्मिक निधन हो गया दुर्घटना कारण से। इसकी वजह से ये सीडीएस का जो पद है वो क्या हो गया, अब खाली हो गया। अब सरकार ये चाहती है कि अभी किसी सीडीएस की नई नियुक्ति नहीं कर कुछ दिन जो पुरानी प्रक्रिया थी उसको वापस बहाल किया जाए। ठीक है, तो अब ध्यान रखना। अच्छा सर हमारी 26 हो गई, अरे 26 हो गई। चलिए, तो ये ध्यान रखना है कि सीडीएस जो है वो उसका पद वापस अभी उनकी नियुक्ति नहीं करते हुए जो पुरानी प्रक्रिया थी उसको एक बार वापस वैसा का वैसा रखने सरकार ने फैसला किया है। इसके लिए इन तीनों सेनाओं का जो सीनियर मोस्ट होता है, ये तीनों जो सेनाओं के प्रमुख हैं, इन तीनों सेनाओं में जो सीनियर होता है उस सीनियर व्यक्ति को क्या किया जाता है, इस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का क्या बनाया जाता है, उसे अध्यक्ष बनाया जाता है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है इसका प्रमुख बनाया जाता है। ये सीडीएस नहीं है, ये ध्यान रखना, लेकिन ये सीडीएस की तरह ही काम करेगा। जो काम सीडीएस का है वही काम किसका है, इस कमेटी के अध्यक्ष का है। तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जाए, तो अब जरा बताइएगा। इसका अध्यक्ष अभी हाल ही में एमएन नरवाणे को बनाया गया, ये ध्यान रखना, क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुखों में वर्तमान में सीनियर कौन है, तो सीनियर हमारे नरवाणे साहब हैं। उनको क्या कर दिया गया, इस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। चलिए अगला सवाल,
हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस को SJFI पदक प्रदान करने का क्या किया है, फैसला किया। SJFI क्या है, ये लिख रखा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। इसने किस किस को पुरस्कार दिया है वो जरा नाम फटाफट सुन लो। एक भैया सुनील गावस्कर जो है ना, सुनील गावस्कर इन्हीं को सम्मानित किया, गावस्कर को सम्मानित किया है। इसके अलावा इन्होंने नीरज चोपड़ा को सम्मान दिया है। इसके अलावा इन्होंने बॉक्सिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली और ओलंपिक में हमारा पदक दिलाने वाली जो बोरगोहे जो थी उसको भी सम्मानित किया है। प्लस इसके साथ साथ आपको एक बात और बताई थी, हॉकी टीम जो है उस हॉकी टीम को भी इसमें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। दोबारा बोल रहा हूं, सारी बातें दोबारा सुन लो एक बार। पहली बात तो क्या है, सुनील गावस्कर को इन्हें SJFI पदक से सम्मानित किया है। नीरज चोपड़ा को SJFI स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है, यह भी ध्यान रखना। और जो टीम ऑफ द ईयर है, टीम ऑफ द ईयर है, वो किसे दिया गया है, टीम ऑफ द ईयर हॉकी टीम को दिया गया है। ठीक है, ये सारी बातें जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ जी, मीराबाई चानू, हाँ मीराबाई, आंसू क्या बता दिया यहां मैंने, मीराबाई चानू है भैया, ध्यान रखना, इसका नाम बोरगोहे नहीं है, मीराबाई चानू है, मीराबाई चानू है, ये ध्यान रखना, बोरगोहे नहीं है, वो गलती से निकल गया होगा। मीराबाई चानू जो है इनको क्या किया गया, स्पोर्ट्स वुमन का पुरस्कार दिया गया, स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, ये मैन है और ये क्या है, वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया, मीराबाई चानू को दिया गया है। तो ये इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब जो है वो सुनील गावस्कर है। तो ये सारे ध्यान रखना है आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से। अगला सवाल, गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। पुर्तगालियों को हमने धक्के मारकर कब निकाला था वो दिन याद कर लो, बस उसी दिन गोवा का मुक्ति दिवस आता है। तो ये आपको पता होगा 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पुर्तगालियों को हमने निकाला, उसके बाद आपको पता होगा कि दादर नगर हवेली जो है वो और हमारा जो गोवा है वो पहले गोवा राज्य के रूप में नहीं था, बाद में दोनों को अलग अलग करते हुए हमने क्या कर दिया, गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया और दादर नगर हवेली जो है उसको हमने यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ठीक है, तो चलिए 19 तारीख आपकी एकदम सही है भैया। अगला सवाल देखो, शिकायतों के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑनलाइन का उद्घाटन अभी हाल ही में किसने किया। फटाफट जवाब दो, सवाल सारे रिपीट करवाने हैं तो जल्दी जल्दी। लोकपाल ऑनलाइन जो है इसका उद्घाटन हाल ही में पीसी घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष जो भारत के पहले लोकपाल के अध्यक्ष हैं। लोकपाल किसी पद का नाम नहीं है, ध्यान रखना है, लोकपाल एक ऑफिस का नाम है। उस लोकपाल ऑफिस में जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो प्रमुख होता है उसका अध्यक्ष होता है, वो कौन है, वो वर्तमान में पीसी घोष हैं यानी पिनाकी चंद्र घोष हैं। तो आप लोगों को यह बताया गया था कि भैया एक होता है लोकपाल, एक क्या होता है लोकपाल और एक होता है लोकायुक्त। लोकायुक्त, लोकपाल तो याद है लेकिन राजस्थान का लोकायुक्त रट लेना, वीडियो के एग्जाम में सवाल आएगा, पटवार में आ चुका है, आपको कहा था वो छप चुका है। इसमें आपको प्रताप कृष्ण लोहरा, पीके लोहरा का नाम आपको याद होगा, पीके लोहरा का नाम याद होगा, प्रताप कृष्ण लोहरा। ठीक है, तो ये नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले सवाल आपके सामने क्या है। 14 से लेकर के 16 दिसंबर 2021 के बीच में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इसका विषय क्या है, देखिए वैश्विक ग्लोबल टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन है ये। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 14 से 16 दिसंबर 2021 को किया गया। आपको बताना है इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम जो मेरे दोस्तों वो है लोकल फॉर वोकल नहीं है, इसकी सही थीम जो है वो ग्लोबल मीट्स लोकल है, यानी ग्लोबल मीट्स लोकल है। पूरी दुनिया भर के लोकल वस्तुएं आपस में अपनी अपनी पहचान को क्या करे, साझा करे, तो दुनिया भर में उनकी पहचान कैसे स्थापित होगी, इसको लेकर यह है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर और बात करते हैं आपसे। अगला क्या है सवाल, जरा देखो भाई। यह है हाल ही में कांगो के रूम्बा व जमैका के रीगा म्यूजिक को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है
और कांगोलीज रूम्बा जो है वो क्या चीज है आपको ये बताना है। यानी मैंने ये कहा था कि कांगो जो है वहां की एक चीज है जिसका नाम है रूम्बा, और जमैका की एक वस्तु है जिसका नाम है रीगा। क्या है? एक तो रूम्बा है, रूम्बा वो नहीं है खेती में काम में लेते हैं, ठीक है, और जमैका का क्या है? रीगा है। ये दो चीजें जो है इनके बारे में मैंने कहा था, ये दोनों विश्व विरासत सूची में अभी इनको क्या किया गया है? शामिल किया गया है, और वो भी अमूर्त सूची में शामिल किया। ये दोनों क्या चीज है? तो जमैका के रीगा के बारे में आपको दे रखा है, म्यूजिक को यूनेस्को, ये म्यूजिक है, कहां का है? ये जमैका का है। कौन सा? रीगा। तो ये रूम्बा क्या चीज है? ये रूम्बा संगीत की एक शैली है जो कहां पर? कांगो में प्रसिद्ध है। कहां पर है? कांगो में प्रसिद्ध है। ऐसी संगीत की एक क्या है? शैली है। इसको भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। आईपीएल की तर्ज पर भारतीय शतरंज लीग की शुरुआत की जाएगी। कब की जाएगी भारतीय शतरंज लीग की शुरुआत? आपको यह बताना है 2022 से की जाएगी भैया। जिस प्रकार हम आईपीएल धनाधन खेल रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, वैसे ही क्या किया जाएगा? अब शतरंज भी उसी तर्ज पर खेला जाएगा। भारतीय शतरंज लीग की शुरुआत 2022 से होने वाली है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, अगला सवाल जरा देखिए क्या है। हाल ही में 16 दिसंबर को मनाए जाने वाले विजय दिवस समारोह में शामिल होने भारत के राष्ट्रपति किस देश के दौरे पर गए? तो ये आपको बता दिया है, बांग्लादेश के दौरे पर गए। बंगबंधु के जो स्मृति स्थान है वहां पर भी इन्होंने जो है वो दौरा किया। हाल ही में खेलो इंडिया अंडर 21 महिला हॉकी लीग का उद्घाटन दिल्ली के मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम में किसके द्वारा किया गया? तो अनुराग ठाकुर जो है वो युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। इन्होंने अभी हाल ही में खेलो इंडिया अंडर 21 महिला हॉकी लीग का क्या किया है? उद्घाटन। कहां पर किया है? तो दिल्ली के मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम में इन्होंने उद्घाटन किया है। अगला सवाल है, 16 दिसंबर को कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? यानी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन रूप से इस खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि जो सम्मेलन है इसमें भाग लिया। इसका आयोजन गुजरात में किया गया। कहां पर? गुजरात में इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने इसमें ऑनलाइन माध्यम से क्या किया? पार्टिसिपेट किया। तो चलो जी, अब आपको समझ में आ गया है क्या है? 16 दिसंबर कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पर सम्मेलन जो है वो कहां आयोजित हुआ? गुजरात में आयोजित किया गया। अगला सवाल क्या है जरा पढ़ो। यह है 90 मिनट में ओमिक्रॉन की जांच हेतु टेस्ट किट का निर्माण किसने किया? 90 मिनट में आप ओमिक्रॉन अगर आपको हो गया है तो आप जांच कराने जा सकते हो, लेकिन एक किट का विकास हाल ही में किया गया है। यह किट का विकास कहां पर किया गया? किसके सहयोग से किया गया? जिसमें आप 90 मिनट में अपनी पूरी जांच करवा सकते हो आपको ओमिक्रॉन है या नहीं है। और आज का न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा है तो कहा है कि इस ओमिक्रॉन के कारण ये तीसरी लहर तो आएगी लेकिन ये ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। तो इसका काम किया है आईआईटी दिल्ली के लोगों ने, आईआईटी दिल्ली ने इसका विकास किया है। चलिए अगला सवाल यहां पर है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने उमिया माता मंदिर का शिलान्यास कहां पर किया है? उमिया माता मंदिर का शिलान्यास जो किया गया है हाल ही में, ये कहां पर किया गया है? एक तो देखिए आपने अभी हाल ही में, एक तो सोमनाथ का मंदिर है। क्या है? सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इन्होंने इसका जीर्णोद्धार करने का काम कह सकते हो या इसके नवीनीकरण का काम भी अभी हाल ही में किया गया है। इसके अलावा यहां पर आपने काशी विश्वनाथ मंदिर का नाम सुना होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर जो काशी में स्थित है यानी बनारस में स्थित है, उस मंदिर के नवीनीकरण का काम भी अभी हाल ही में किया गया है। इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन उमिया माता मंदिर का उद्घाटन किसने किया? गृह मंत्री ने किया। और वो कहां पर है? तो वो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए नेक्स्ट सवाल बात करते हैं। अगला आपके सामने है, पहले ड्रोन मेले का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? ये ड्रोन वो उड़ने वाला ही है। पहले ड्रोन मेले का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया? तो ध्यान रखना, ग्वालियर जो है ना मध्य प्रदेश का, वहां ग्वालियर मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में ड्रोन मेले का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। ड्रोन मेले का अभी हाल ही में उद्घाटन कहां किया गया है? तो याद रखना ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल पढ़िएगा, यह है, टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से घोषित किया है या देने का फैसला किया है? तो यह बात आज क्लास के शुरुआत में ही मैंने आपको बता दी कि पर्सन ऑफ द ईयर अभी हाल ही में किसे घोषित किया है? तो एलन मस्क इसका सही जवाब होगा, जो टेस्ला और किस कंपनी के मालिक हैं? तो स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से इन्हें नवाजा जा चुका है।
नरेंद्र मोदी को भूटान देश ने अपने नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। अभी आज ही आपको बताया, ये भूटान देश ने अपने नागरिक सम्मान से इन्हें क्या किया है, सम्मानित किया है। और यहाँ व्लादिमीर पुतिन है, ये जो बेंजोस हैं, इनके बारे में आप दोनों थोड़ी थोड़ी बातें जानते हो। अगला सवाल है, भारत ने लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल जो असिस्टेड टोर्पीडो का सफल परीक्षण कहां से किया है? ये टोर्पीडो जो वाला सिस्टम जो है ना, इसका सफल परीक्षण हाल ही में भारत ने कहां से किया है, ये है देखना है। बालासोर उड़ीसा से, चांदीपुर से और पोखरण जैसलमेर से, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से। आज ही कल ही के दिन क्या किया गया, अग्नि जो मिसाइल है, उस अग्नि मिसाइल के भी एक नए वर्जन का उद्घाटन यानी नए वर्जन का परीक्षण जो है वो हाल ही में किया गया है। तो भारत ने लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक, सबसोनिक, ये सब आपको ध्यान है। एक दिन मैंने पूरा मिसाइल सिस्टम आपको पढ़ाया था, किस प्रकार मिसाइलें काम करती है, कौन कौन से प्रकार की मिसाइलें होती है, कितनी कितनी उनकी रेंज होती है, किस किस की क्षमता उनकी होती है। तो इसका सही जवाब जो है वो बालासोर उड़ीसा है। बालासोर उड़ीसा से अभी हाल ही में क्या किया गया है, सुपरसोनिक टोर्पीडो नाम की ये टोर्पीडो नाम की जो मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है। अगला सवाल, 2001 में संसद पर हुए हमले की हाल ही में कौन सी बरसी मनाई गई है? तो 16वीं नहीं मनाई गई, 17वीं नहीं, 18वीं नहीं, 20वीं बरसी अभी हाल ही में 2001 में, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अटल जी उस समय क्या थे, देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय ये संसद पर हमला हुआ और उस हमले में शहीद हुए लोगों के अभी क्या किया गया, उनको याद किया गया था। तो अभी 20वीं पुण्यतिथि उसकी मनाई गई। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए क्वालिफाई करने वाले अजय सिंह का संबंध किस खेल से, ये बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है ये क्या है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए क्वालिफाई करने वाले अजय सिंह का संबंध इनमें से किस खेल से? बैडमिंटन से उनका संबंध नहीं है, शतरंज से नहीं है, क्रिकेट से नहीं है, ध्यान रखिएगा। वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। कौन? अजय सिंह। अजय सिंह जो है वो किससे? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। अगला सवाल देखिए क्या है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप से संबंधित सवाल पेपर में आएगा, देखना। तो यहां ध्यान रखना, ये चैंपियनशिप अभी चल रही है और इस चैंपियन में भारत के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है श्रीनाथ। ठीक है, ये जो है वो अभी क्या पहुंच चुके हैं, सेमीफाइनल में यहां पहुंच चुके हैं। सेमीफाइनल में जो है वो पहुंच चुके हैं, यानी इनका ब्रॉन्ज मेडल जीतना क्या हो चुका है, तय हो चुका है। अब अगर सेमीफाइनल में हार भी जाते हैं तो इनको ब्रॉन्ज मेडल जो है वो तो अवश्य रूप से मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको बताना है इस वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हो कहां रहा है। ऑस्ट्रेलिया में तो इसका आयोजन नहीं हो रहा, आयरलैंड वालों में भी नहीं हो रहा, अर्जेंटीना में भी नहीं हो रहा। इसका सही जवाब क्या है, स्पेन में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आप सबने एकदम सही जवाब, इसका परफेक्ट जवाब जो है वो दिया है। स्पेन में आयोजन हो रहा है, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेमीफाइनल में यानी एक पदक इसमें भारत का क्या हो चुका है, पक्का हो चुका है। 2 खिलाड़ी हालांकि इसमें पहले से ही बाहर हो चुके हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो मनाया जाता है। 14 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला, न्यू फेलोडोनिया द्वीप क्षेत्र चर्चा में है, यह किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो न्यू फेलेडोनिया जो है वहां पर क्या किया गया, अभी जनमत संग्रह करवाया गया और उस जनमत संग्रह में जो है वो इस प्रकार की बात सामने आई दोस्तों, इन्होंने किसके आधिपत्य में रहने की ही बात कही है। तो ये जो न्यू फेलेडोनिया जो द्वीप है, ये द्वीपीय क्षेत्र जो है वो हाल ही में चर्चा में आया है और ये एक फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में, किसके? फ्रांस के। देखिए, जिस समय से उपनिवेश और साम्राज्यवाद का दौर था उसके बाद पहले ब्रिटेन इस पूरे काम में माहिर था, लेकिन बाद में अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया, बाद में इटली भी इसमें शामिल हो गया, बाद में फ्रांस भी इसमें शामिल हो गया। ये सारे देश जो हैं वो बाद में अपने उपनिवेश अलग अलग जगह स्थानों पर क्या करने लगे, स्थापित करने लग गए थे। और अभी आपको पता है, अभी एक ताजा देश का उदाहरण आपने सुना होगा, ठीक है, आपको बताया गया था कि उसने अपने आप को गणतंत्र अब घोषित किया, यानी अब वहां पर इंग्लैंड की जो महारानी है वहां क्या किया जाएगा, उसका आधिपत्य नहीं माना जाएगा। और उस कैरेबियाई देश का नाम भी आप लोगों को मैंने बताया था, अगर आपको याद है, जानकारी है तो, ठीक है जी। चलिए, इसका सही जवाब आपके सामने क्या है जरा बताइए। न्यू फेडरल जो है वो फ्रांस जो देश है, इस फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में जो है, ये आपका सही जवाब है। इन्हों के अधिकार क्षेत्र में रहने का इन्होंने क्या किया है, फैसला किया है, ठीक है। हाँ जी, मिस वर्ल्ड कहां होगा? मिस वर्ल्ड पंजाब से, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड सब जीतोगे भैया, है ना, ठीक है। तो चलिए जरा अगली बात हम लोग करते हैं। बारबाडोस सही जवाब आ चुका है आपका, ठीक है। हाँ जी,
तो चलिए इसका सही जवाब क्या है, बारबाडोस भी बताया था आपको। बारबाडोस जो है, बारबाडोस, इस बारबाडोस ने अभी अपने आप को क्या किया है, गणतंत्र घोषित किया है। यानी अभी भी इंग्लैंड वाले अपने उपनिवेश बनाए हुए हैं, बारबाडोस ने अभी अपने आप को क्या किया, गणतंत्र घोषित किया है। चलिए अगला सवाल, अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों के निवारण के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन, नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है। यानी एससी एसटी लोगों के खिलाफ होने वाले जो अत्याचार है ना, वो अभी भी रुक नहीं रहे इस देश में आजादी के इतने वर्षों बाद भी। तो अब मुझे यह बताना है कि इतने वर्षों बाद भी अगर रुक नहीं रहे तो सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन सामान्य लोगों की जानकारी के अभाव में इस प्रकार के कई कदम उठाए जाते हैं। अब एससी एसटी के लोग जो हैं वो घर बैठे ही क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर इनके खिलाफ इस प्रकार की कोई कार्रवाई या काम हुआ है तो। ठीक है, तो अब जरा बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा कि इनके खिलाफ नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज की शुरुआत तो किस मंत्रालय ने की है इसकी शुरुआत, तो ध्यान रखना इसकी शुरुआत जो अभी हाल ही में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने इनकी इस प्रकार की एक नई पहल की शुरुआत की है। अगला सवाल, गणतंत्र दिवस 2022 पर मुख्य अतिथि किस देश के प्रमुख होंगे, ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पहले भी आएगा और परीक्षा यानी 26 जनवरी से पहले की परीक्षाओं में भी आएगा और 26 जनवरी के बाद की परीक्षाओं में भी। एक वर्ष तक ये सवाल एकदम करंट अफेयर्स का ही रहेगा, ध्यान रख लेना चाहिए। ठीक है, अब जरा सुनिएगा कौन से देश के प्रमुख आएंगे, तो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। इन सभी देशों के यानी 5 देशों के प्रमुख जो हैं, 5 देशों के जो प्रमुख हैं वो 5 देशों के प्रमुख इस बार हमारे 26 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में क्या करने वाले हैं, हिस्सा लेने वाले हैं। तो 26 जनवरी को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में ये सब हिस्सा लेने वाले हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना सभी लोगों को स्वस्थ जीवन मिल सके इसके लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस जो है वो 12 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आज की कहानी को आपके सामने मैंने पूरा बोल दिया है। पिछले 7 दिनों तक जो भी चीजें चर्चा में रही उन सब पर हमने आपसे आज बात कर ली है। अब कल सुबह फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे कुछ नए तथ्य, कुछ नई जानकारियों के साथ। और कल शाम को बताइए वीडियो का एग्जाम कौन कौन देने जा रहा है और उनको क्या रिवीजन करंट अफेयर्स की जरूरत है, तो हम शाम से कल बात करेंगे, अन्यथा बातें नहीं करेंगे। तो चलिए आप बता दीजिए फटाफट 2 मिनट में, उसके बाद। ठीक है, हाँ जी, लॉगिन नहीं हो रहा सर, अरे एक बार उसको अनइंस्टॉल करके बाद में वापस इंस्टॉल कर लो, हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बोलो आगे। सचिन गुर्जर साहब आपकी समस्या का समाधान बता दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू साहब। बोलो बोलो। हाँ जी, हम तो राजस्थान पुलिस, जी राजस्थान पुलिस वालों तो चिंता मत करो। राजस्थान पुलिस वालों के लिए तो जिस समय आपका पेपर होगा उससे पहले आप लगातार क्लास लेते रहिए, रिवीजन करते रहिए। परीक्षा से पहले धनाधन रिवीजन आपका चलाएंगे। और अभी 22 सर आ गया है, तो चलिए ठीक है, बातचीत करेंगे कल शाम से कुछ विषयों पर, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। बाकी पटवार में जो पहले आपको करवाया गया है उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।